Hello everyone, my name is Veena Chandwani and we are covering motivation theories. मोटिवेशन थ्योरीज में हमने मास्लो एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है जेड थ्योरी। जेड थ्योरी के जो प्रोपाउंडर थे या जेड थ्योरी जो जिसने फाउंड की थी वो थे विलियम ओची। यानी विलियम ओची ने एक रिसर्च की या एक ऑब्जर्वेशन किया किस पर, जापानीज कंपनी पे एंड अमेरिकन कंपनी ने। कब पब्लिश की थी? 1981 में। जापानीज कंपनी एंड अमेरिकन कंपनी में ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने देखा कि क्यों जापानीज कंपनीज एंड जो अमेरिकन कंपनीज है क्यों इतनी सक्सेसफुल है। तो उनके सक्सेसफुल के कुछ फीचर्स थे। कुछ फीचर्स क्या थे? जिसमें सबसे फर्स्ट था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओची, एम्प्लॉय शुड बी गिवन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करके देखा तो उन्होंने कहा कि अगर ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल है तो उसका ये रीजन है कि वो जो जापानीज कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है कंपनी को, इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए। तो जब कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है तो एक बहुत लंबा टाइम जाता है उसको अपॉइंट करने के लिए। तो जब भी कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में अपॉइंट हो चुका है तो उसको आप निकालिए मत, उसको जल्दी से टर्मिनेट मत कीजिए, क्योंकि इसके आपको भी बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और फिर आप किसी नए पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको आपको पूरी डिटेल्स उसको स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओची, employees should be given lifetime employment opportunity in Japanese organization. Once the employees are appointed for the job, they are not redundant and terminated in the times of the recession and the companies bear the all cost and losses. अगर कंपनी कोई भी लॉसेस या कॉस्ट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो या ले ऑफ की कंडीशन हो, वैसे ले ऑफ की कंडीशन वो होती है जब कोई कंपनी लॉस की कंडीशन में जा रही हो, रिसेशन की कंडीशन में जा रही हो, तो ऐसे टाइम पे भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालती है। उल्टा वो उनको बोलती है, अगर किसी रीजन से कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहे होते हैं, अगर कोई भी इश्यूज होती है तो वो उनसे पूछती है आपको क्या इशू है, क्या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, लेकिन आप हमारी कंपनी से लेफ्ट मत होइए। तो विलियम ओची जो थे वो ये बोलते थे अगर किसी एम्प्लॉय को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाए एम्प्लॉयमेंट की तो वो उससे भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। ओची concluded the research and Japanese management is point of view that efficiency and effectiveness of organization result of the group rather than result of the individual efforts. ओची ये मानते थे कि इस थ्योरी में स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन में क्या देखा गया कि जापानीज कंपनी जो होती है ना वो अपने एम्प्लॉयज का धीरे धीरे इवैल्यूएशन करती है, बहुत स्लोली प्रमोशन करती है। जबकि नॉर्मल कंपनीज में देखा जाए तो जैसे किसी पर्सन ने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और बहुत अच्छा काम किया और कंपनी को बहुत बेनिफिट हुए तो जल्दी से उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिकन एंड जापानीज कंपनी में कभी भी किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन और इवन जो इवैल्यूएशन होता है वो बिल्कुल भी बहुत जल्दी नहीं होता, उसका बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। जितना ज्यादा उस पर्सन में एक्सपीरियंस होगा उतने एक्सपीरियंस के बाद ही उसको प्रमोशन मिलता है। और एक चीज और देखी गई है स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन में कि सारे ग्रुप को मोटिवेट करें। हमें एक ऐसे पर्सन का प्रमोशन करना है जो ग्रुप के साथ वर्क करे, वो सिर्फ किसी ग्रुप में एक पर्सन को नहीं सारे ग्रुप के मेंबर को इंस्पायर करे, लीड कर पाए, ताकि क्या उसका प्रमोशन जैसे ही वो ग्रुप को अच्छे से मेंटेन करेगा उसका प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन में हमें ये देखा कि किसी भी पर्सन का जो इवैल्यूएशन और प्रमोशन किया जाता है वो काफी धीरे धीरे किया जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ ग्रुप को लेके, वो सिर्फ इंडिविजुअल को लेके ना चले, वो पूरे ग्रुप को साथ में लेके चले, पूरे ग्रुप की अचीवमेंट की बात करें, वही पर्सन बेस्ट होता है जो पूरे ग्रुप को अपने साथ में लीड करे। एक तरह से यहाँ पे एक लीडरशिप शो हो रही है, वो पर्सन जो एक बेस्ट लीडरशिप करेगा ग्रुप के साथ उसी का ही क्या किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। थर्ड इज कैरियर पाथ। इन जापानीज कंपनीज In Japanese, much emphasis is not placed on the specialization of manager in particular field. Japanese companies जो ये मानते थे अगर कोई पर्सन किसी वर्क को करने के लिए स्पेशलिस्ट है या किसी वर्कर जो है वो स्पेशलाइजेशन है तो उसे उस फील्ड में नहीं लगाना। अगर कोई पर्सन किसी काम को करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तो उसे और ये काम मत दो, अगर जिस काम को करने में परफेक्ट नहीं है ना उसको वो काम दो, उसे नॉन स्पेशलाइजेशन फील्ड में डालो। जिससे क्या होगा, जिससे वो जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। यानी जब भी कैरियर पाथ कैसे करना है, हमें किसी एम्प्लॉय का कैरियर पाथ कैसे करना है, उसे न्यू कोर्स करवा के, उसका स्किल एंड डेवलपमेंट करवा के, उसको ट्रेनिंग देके, ताकि वर्क की एबिलिटी जो भी वो वर्क कर रहा है उसकी एबिलिटी और इम्प्रूवमेंट हो।
ठीक है। और थ्योरी क्या होगी, जैसे आप उसका न्यू कोर्सेज के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जैसे जैसे आप उसका इम्प्रूव करते जाएंगे, वो उसका जो नॉलेज का जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होगा। तो जापानीज कंपनी में कैरियर पाथ ये समझाते थे कि जो भी पर्सन किसी वर्क को करने में अगर स्पेशलिस्ट है तो उसको उस स्पेशलिस्ट वर्क में नहीं डालना, उसको नॉन स्पेशलिस्ट फील्ड में डालना है, ताकि वो ओवरऑल पूरे वर्क को, पूरे डिपार्टमेंट को अच्छे से समझ पाए। अगर किसी रीजन से उसकी जॉब को रोटेट किया जाए तो उसको रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए इससे क्या होगा, इससे एक एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमने स्पेशलिस्ट तो ऑलरेडी है लेकिन हमने उसको नॉन स्पेशलिस्ट फील्ड में डाल के उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया। तो कैरियर पाथ में हमें क्या देखना है, एम्प्लॉय को अगर स्पेशलिस्ट है तो उस पे स्पेशलिस्ट फील्ड में ना डाल के उसको नॉन स्पेशलिस्ट फील्ड में डालना है, ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। फोर्थ इज एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि जब भी किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाता है तो उसको एक तरह से इंसान समझ के काम करवाओ, उसे मशीन मत समझो। उसकी भी फैमिलीज है, उसकी भी हॉबीज है, एम्बिशंस है। तो एक मैनेजर को या एक ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉय उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने हैं, हमें ह्यूमैनिटी लेके चलना है। उसको एक तरह से उसकी फीलिंग्स की भी कदर करनी है, उसकी हॉबीज की भी कदर करनी है। अगर आपने उसकी फैमिलीज को, उसके एम्बिशंस को, उसकी हॉबीज को नहीं देखा या उसके डिजायर्स को नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी नीड्स को फुलफिल कर नहीं पाएगा। जब अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो एक तरह से परेशान रहेगा और सारी की सारी परेशानी वो अपने वर्क पे, उसकी वर्क पे आएंगे। इससे क्या होगा, जितनी एफिशिएंसी से वो काम कर सकता था, जितने पोटेंशियल वो लगा सकता था, उतना वो नहीं लगाएगा। तो जापानीज कंपनी जो थी ना, वो एम्फेसिस करती थी किसमें, ह्यूमैनिटी पे। इंसान को इंसान समझते थे, इंसान को मशीन नहीं समझते थे। यानी इंसानों को इंसान समझ के उनकी भी हॉबीज एंड उनकी भी फैमिलीज वगैरह का सबका ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट इज collective decision making. Theories that suggest that involvement of employees related matters improve the commitment and performance. यहाँ पे क्या होता था, collective decision making. Collective decision में मतलब क्या होता था, जब भी आपके मैनेजर या जब भी आपके सीनियर कोई डिसीजन लेते थे तो वो पार्टिसिपेशन लेते थे। किसका पार्टिसिपेशन लेते थे, वर्कर का भी पार्टिसिपेशन लेते थे। अगर वो भी वर्कर भी अपने पार्टिसिपेंट देगा, अपने सजेशंस देगा, अपने फीडबैक देगा, तो कहीं ना कहीं डिसीजन थोड़ा इजी हो जाएगा। इजी के साथ साथ वो भी वर्क को करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझेंगे और इससे क्या होगा, एक बेस्ट रिजल्ट कंपनी को दे पाएंगे। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमें वर्कर का भी सजेशन चाहिए। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमें वर्कर का भी सजेशन चाहिए। तो जो मैनेजर होते थे वो पार्टिसिपेशन लेते थे वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज का। इससे क्या होते थे, एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई होता था, वर्क को जो कमिटमेंट करते थे वो टाइमली कंप्लीट भी करते थे और एक सही रिजल्ट आते थे। Next is human resources development. Manager and team leader should be take up the responsibility to develop capability, employee enhance the performance. क्या करते थे, मैनेजर होते थे वो एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी एबिलिटी को और डेवलप करने के लिए each and every employee identify skills and develop through their training and coaching. यानी वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते थे। कैसे डेवलप करते थे, उनको न्यू कोर्स करवा के, ट्रेनिंग्स करवा के, कोचिंग्स करवा के। एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड सक्सेस कैन बी इंश्योर्ड थ्रू जॉब एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। स्टूडेंट दो वर्ड है यहाँ पे, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया कि आपने उसको हायर पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया, जबकि जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है आपने सेम डिपार्टमेंट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हमने क्या किया, किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, कोचिंग प्रोवाइड करा के उस पर्सन का ओवरऑल, उस एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट किया। या फिर हम जॉब एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट के थ्रू, एनरिचमेंट में हम उसको एक हायर पोजीशन पे अपॉइंट करते हैं, जबकि एनलार्जमेंट में हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डबल कर देते हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दो पॉइंट है यहाँ पे समझने के, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट में हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन दे रहे हैं। और एनलार्जमेंट में वो वर्क तो कर रहा है लेकिन वर्क से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंक्रीज कर रहा है। कैसे कर रहा है, नई नई ट्रेनिंग्स देके, कोचिंग देके, यानी एक तरह से एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। एंड इनफॉर्मल कंट्रोल, organization should be develop informal relation within the employee and formally control to employee. देखो दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक तो फॉर्मल, दो तरह के कंट्रोल होता है, एक तो फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो हमारे फॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं। और जब हम किसी एम्प्लॉय को थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं, जब हम किसी एम्प्लॉयज को थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए, वो इनफॉर्मल कंट्रोल होता है। इनफॉर्मल कंट्रोल में विलियम जेड ने क्या देखा कि जब भी हम अपने एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, उस पर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं।
अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है और एक बेस्ट रिजल्ट भी कंपनी को मिल पाता है। तो इनफॉर्मल कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन के थ्रू एम्प्लॉय के साथ वर्क कर रहे हैं, यानी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं इनफॉर्मल कंट्रोल के थ्रू। ये सारे फैक्टर जो है या ये जो सारे फीचर्स हैं, ये जेड थ्योरी में विलियम ओची ने देखे कि सारे फीचर्स होने के कारण ही आपकी जो जापानीज कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज है वो बहुत ज्यादा सक्सेस है। अगर ये सारे फीचर्स हैं अगर किसी और कंपनी पे अप्लाई किए जाए तो वो भी सक्सेस हो सकती है और वो भी अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से सारे फीचर्स को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फीचर्स है। विलियम ओची ने जेड थ्योरी प्रपोज करी 1981 में। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, धीरे धीरे इवैल्यूएशन होना चाहिए एंड प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरियर पाथ। कैरियर पाथ में हम लोगों ने देखा कि उसे अगर वो पर्सन स्पेशलाइज है किसी फील्ड में तो उसको नॉन स्पेशलाइज्ड फील्ड में डालना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एम्फेसाइज ऑन ह्यूमैनिटी में हमने ये चेक किया कि किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझना है, हमें इंसान समझना है, उसको ऐसे मशीनों की तरह काम नहीं करवाना है, हमें उसकी भी नीड्स एंड डिजायर को ध्यान में रखना है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी पार्टिसिपेशन लेना है एम्प्लॉय का भी, किसी अगर हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी फ्रेम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमें किसका पार्टिसिपेशन लेना है, वर्कर का पार्टिसिपेशन लेना है ताकि वो भी अपने फीडबैक एंड सजेशंस दे पाए। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हमें ट्रेनिंग एंड कोचिंग के थ्रू एक सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका हमें ग्रोथ एंड सक्सेस को ध्यान में रखते हुए उनका भी डेवलपमेंट करना है। किसके जैसे थ्रू करना है, जॉब इनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट के थ्रू। एंड लास्ट है इनफॉर्मल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डेवलप इनफॉर्मल कंट्रोल। क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक इनफॉर्मल कंट्रोल मेंटेन करना है, एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना है सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच में ताकि एक अच्छे रिजल्ट मेंटेन कर पाए। इसीलिए जो जेड थ्योरी थी, जापानीज थ्योरी थी, वो काफी फेमस हुई ताकि वो क्या करते थे, जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता था, वो एक तरह से पूरा पार्टिसिपेशन लेते थे अपने एम्प्लॉयज का। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हम एक्स एंड वाई थ्योरी भी देख लेते हैं। एक्स एंड वाई थ्योरी, कॉब डगलस ने एक्स एंड वाई थ्योरी बताई थी। एक्स एंड वाई में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स कैटेगरी के जो लोग थे वो ऐसे लोग थे जिनको वर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो वर्क को क्या करते थे, डिसलाइक करते थे, बिल्कुल भी एम्बिशंस नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। यानी अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में थ्योरी एक्स एंड वाई समझाऊं तो थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं गंदे लोग जो बिल्कुल भी वर्क को करना नहीं चाहते। इनको वर्क करवाने के लिए एक नेगेटिव अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती थी कंपनीज को। तो ये क्या करते थे, इनको वर्क करना अच्छा नहीं लगता था, इनको कोई भी वर्क करवाने के लिए पनिशमेंट देना पड़ता था। अगर पनिशमेंट मिलता था तो ही वो वर्क करते थे, अदरवाइज वो काम नहीं करते थे। यानी इनका वर्क करने का ओनली रीजन क्या होता था, मनी। क्या होता था, ओनली मनी। अगर मनी है तो ये वर्क करेंगे, नहीं तो ये वर्क नहीं करते थे। ये बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट होता है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में ये माना जाता है कि जो पर्सन होता है वो लाइक करते हैं, वो वर्क को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। वो जब भी किसी वर्क को करते थे न्यू मेथड एंड चेंजेस लाके करते थे, न्यू मेथड के थ्रू वर्क को करते थे, एम्बिशियस होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पीछे नहीं हटते थे, ज्यादा क्रिएटिव होते थे, इमेजिनेटिव होते थे और सेल्फ मोटिवेट एंड डायरेक्टेड होते थे। यानी अगर मैं बात करूं कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव होते हैं कि हमें आगे ये पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, और कुछ लोगों को पढ़ना पसंद ही नहीं है। तो थ्योरी एक्स के लोग है अच्छे वाले स्टूडेंट, सॉरी गंदे वाले स्टूडेंट, एंड थ्योरी वाई के हैं अच्छे वाले स्टूडेंट। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में वो पर्सन आते हैं जिनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड थ्योरी वाई में वो पर्सन, थ्योरी एक्स में वो पर्सन आते हैं जिनको वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं जिनको वर्क करना बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने मोटिवेशन की 4 थ्योरीज कंप्लीट करी। फर्स्ट मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें अब्राहम मास्लो ने 5 नीड्स बताई। सेकंड इज हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। थर्ड हमने कंप्लीट की मैकग्रेगर की डगलस में एक्स एंड वाई थ्योरी, जिसमें 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक्स में गंदे लोग एंड वाई में अच्छे लोग। एंड लास्ट जो हमने की जेड थ्योरी, जो किसने प्रपोज की थी, वो की थी विलियम ओची ने। और विलियम ओची ने बताया है कि क्यों जापानीज कंपनीज एंड अमेरिकन कंपनी इतनी सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को एक तरह से लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। वो धीरे धीरे स्लोली इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन करते हैं। वो एक तरह से कैरियर पाथ, यानी उनको नॉन स्पेशलाइजेशन फील्ड में जाके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। फोर्थ चीज हम लोगों ने क्या देखा कि वो कैसे उनको
ह्यूमैनिटी यानी इम्फेसिस करते हैं ह्यूमैनिटी की तरफ, यानी वो इंसान को इंसान समझते हैं, मशीन नहीं समझते हैं। एक इनफॉर्मल कंट्रोल के थ्रू अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के लिए। तो हमारा ये मोटिवेशन जो है अपना थ्योरीज का पार्ट कंप्लीट होता है। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।